सर लेक्चर रिकॉर्ड कर लें? अच्छा चलो कर लेते हैं रिकॉर्ड। लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। या ये हमजा कर लेना यार, हमजा आबिद लेक्चर रिकॉर्ड कर ले यार। आर यू रिकॉर्डिंग द लेक्चर या नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा तो कर दे यार, रिकॉर्ड कर दे और फिर यार सेंड कर देंगे ग्रुप के अंदर। ओके डूइंग बरूदा। जी चिपेड़ मारे कसम से, इसकी जेंजी की जुबान जो है ना मुझे समझ नहीं आई आज तक। अच्छा जी, सो चलें जी, बिस्मिल्लाह। हम आते हैं जी वापस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर। ठीक है, मैंने आपको करवाया था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर, मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग सिस्टम का इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है, बैंकिंग सिस्टम का इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है जहां मनी सप्लाई और मनी डिमांड इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी तक वो इक्विलिब्रियम हमने नहीं किया था। ठीक है, उस पे हम आते हैं अभी इंशाल्लाह। मनी सप्लाई हमने कर लिया था बड़े डिटेल में। मनी सप्लाई क्या होता है जी? मनी सप्लाई होता है कि जब सेंट्रल बैंक आर्बिट्रेरली अपनी मर्जी से बेस्ड ऑन द पॉलिसीज दैट दे वांट टू परसू वो मनी सप्लाई डिटरमिन करते हैं। एंड नेचुरल सी बात है, विद द डेफिनेशन दैट आई हैव जस्ट गिवन, इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम का मनी सप्लाई से कोई ताल्लुक नहीं होगा, बिकॉज सेंट्रल बैंक अपनी मर्जी से करता है। ठीक है, तो उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जी मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, एंड इस वजह से मनी सप्लाई का कर्व इज कंप्लीटली वर्टिकल। ठीक है, फिर हमने कहा मनी सप्लाई को चेंज करने के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसपे क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है, गवर्नमेंट लोगों से बॉन्ड खरीद के लोगों को पैसा देती है, और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन होती है, गवर्नमेंट लोगों को बॉन्ड बेचकर लोगों से पैसा लेती है। ठीक है, सिमिलरली लिक्विडिटी रेशो क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास कैश कितना होना चाहिए। लिक्विडिटी रेशो ज्यादा होगा, कमर्शियल बैंक अपने पास पैसा ज्यादा रखेंगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। डिस्काउंट रेट क्या होता है? सेंट्रल बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा, लोन्स पर कमर्शियल बैंक्स कम लेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग, बजट डेफिसिट गवर्नमेंट का ज्यादा होगा, गवर्नमेंट को लोन्स की जरूरत होगी, सेंट्रल बैंक पैसे ज्यादा छापेगी, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। ये कोई चार मैंने टूल्स बताए आउट ऑफ द 6 मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, ये मनी सप्लाई हो गया। फिर आता है मनी डिमांड। मनी डिमांड क्या होती है? द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ पीपल टू होल्ड मनी। ठीक है, मैं इस तरह कर रहा हूं। सो द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ पीपल टू होल्ड मनी, अपने पास पैसा कितना लोग होल्ड करना चाहते हैं। तो लोग अपने पास पैसा कितना होल्ड करना चाहते हैं, उसका आंसर ये है कि लोग अपने पास पैसा क्यों होल्ड करना चाहते हैं। व्हाई डू पीपल वांट टू होल्ड मनी? दे वांट टू होल्ड मनी फॉर 3 पर्पसेस। ट्रांजैक्शन मोटिव, लोग अपने डे टू डे खर्चे, बिल्स अदा करने के लिए, पैसे देने के लिए, खर्चे करने के लिए पैसे अपने पास होल्ड करते हैं, और खर्चों का ताल्लुक इंटरेस्ट रेट से नहीं है। Therefore, there is no relationship between interest rate and MTD, and therefore the MTD curve is completely vertical. अच्छा, एक बच्चे ने कहीं मेरे से पूछा था, शायद पता नहीं तुम लोगों की क्लास में पूछा था, पैरागॉन में, आई डोंट रिमेम्बर, कि सर वो मतलब अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है एमटीडी का, तो ये वर्टिकल कर्व क्यों बना है, हॉरिजॉन्टल कर्व क्यों नहीं बना? क्योंकि क्योंकि अकल इस्तेमाल करनी चाहिए हमें। हमने देखना है इंटरेस्ट रेट का मनी डिमांड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा या कम होगा, मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव चेंज नहीं होगी। इसीलिए ये वर्टिकल होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जा रहा है, मनी डिमांड चेंज नहीं हो रही जो एक्स एक्सिस पे है, इसलिए वर्टिकल कर्व। ठीक है, अच्छा इसी तरह हमने प्रिकॉशनरी मोटिव ऑफ मनी डिमांड पढ़ा था। प्रिकॉशनरी मोटिव ऑफ मनी डिमांड क्या होता है? लोग अपने पास पैसा होल्ड करते हैं बुरे वक्त के लिए। वो बुरा वक्त आए या जाए उसका ताल्लुक इंटरेस्ट रेट से तो नहीं होता बैंकिंग सिस्टम के। इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स एंड एमपीडी का देयर इज नो रिलेशनशिप, एंड एज ए रिजल्ट एमपीडी का कर्व भी बिल्कुल वर्टिकल बनता है। तो एमटीडी भी वर्टिकल कर्व बन गया, एमपीडी भी वर्टिकल कर्व बन गया। तो मेरे ख्याल में हमजा ने सवाल पूछा था, सर कि अगर मनी सप्लाई भी वर्टिकल है और मनी डिमांड भी वर्टिकल है तो फिर ये इंटरसेक्शन कैसे होगी? इसीलिए उसकी वजह से हम तीसरा मोटिव भी पढ़ते हैं मनी डिमांड का, दैट इज स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव ये होता है कि लोग अपने पास पैसा होल्ड करते हैं या लोग पैसा इस्तेमाल करते हैं कुछ एसेट खरीदने के लिए जिसको वो खरीदते हैं बेच देने के लिए आगे। उसका उस एसेट का कोई काम नहीं एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि पीपल बाय दैट एसेट टू सेल इट एट अ लेटर डेट। ठीक है, तो ये बेसिकली
मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन मोटिव होती है। अच्छा, मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन मोटिव जो है उसका इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक है, उसको देखने के लिए हमें ये देखना है कि पहले तो बॉन्ड क्या होती है। ये मैंने करवा तो दिया था, लेकिन दोबारा मैं जरा डिटेल में करवा रहा हूं कि जी बॉन्ड क्या होता है। क्यों, व्हाई डू स्टडी बॉन्ड्स? बिकॉज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में हम ये अज्यूम करते हैं कि देयर आर टू सब्स्टिट्यूट्स व्हेन इट कम्स टू एसेट्स, कैश एंड बॉन्ड्स। कैश ज्यादा होगा तो बॉन्ड कम होंगे ऑब्वियसली, बॉन्ड ज्यादा होगा तो कैश कम होंगे, क्योंकि बॉन्ड को खरीदने के लिए कैश चाहिए। तो कैश ज्यादा आप लोगों एज इन कैश आप दे देंगे बॉन्ड को खरीदने के लिए, ठीक है। और कैश इज मनी बेसिकली, ठीक है। तो अब एक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक सेविंग सर्टिफिकेट होता है जिसपे प्राइस ऑफ बॉन्ड लिखी होती है कि इस इतना आप गवर्नमेंट के पास पैसा सेव कर रहे हैं और गवर्नमेंट इतना लोन ले रही है आपके पास। लेट्स सपोज वो $1000 है। फिर आपकी डेट ऑफ मेच्योरिटी होती है कि जी फॉर एग्जांपल 20 साल बाद जो है ना आपको $1000 मिलेंगे, ठीक है। और फिर होता है जी इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट रेट नहीं होता, इंटरेस्ट अमाउंट होता है। इंटरेस्ट अमाउंट होता है कुछ भी हो सकता है, बाय द वे। यहां मैं $100 लिख रहा हूं, और इंटरेस्ट अमाउंट फिक्स्ड होता है 20 साल पूरे। हर साल इंटरेस्ट अमाउंट $100 होगी, ये ज्यादा कम नहीं हो सकती। पूरी लाइफ लाइफ के लिए जो इंटरेस्ट अमाउंट है बॉन्ड की वो सेम रहेगी। अलबत्ता प्राइस ऑफ बॉन्ड चेंज हो सकता है, बिकॉज प्राइस ऑफ बॉन्ड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द बॉन्ड से चेंज होगी। डिमांड ज्यादा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड ज्यादा, सप्लाई ज्यादा प्राइस ऑफ बॉन्ड कम। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो ये प्राइस ऑफ बॉन्ड हो गए, राइट। अच्छा, इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, प्राइस ऑफ बॉन्ड हो गया, डेट ऑफ मेच्योरिटी तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अब नोटिस करो, इंटरेस्ट अमाउंट गिवन है बॉन्ड के ऊपर, इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन। जबकि हमने जो डायग्राम बनाने हैं उसमें वाई एक्सेस पे इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट अमाउंट का तो अचार नहीं डालना हमने, ठीक है। तो फिर अब क्या करना है? उसका फिर ये करना है कि इंटरेस्ट अमाउंट से हमने इंटरेस्ट रेट निकालना है। उसका फॉर्मूला है जी, बिल्कुल है। वो फॉर्मूला क्या है जी? इंटरेस्ट रेट इज इंटरेस्ट अमाउंट ओवर प्राइस ऑफ बॉन्ड्स इनटू 100, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट इज इंटरेस्ट अमाउंट ओवर प्राइस ऑफ बॉन्ड इनटू 100। ये हो गया आपका इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि प्राइस इंटरेस्ट अमाउंट तो फिक्स रहेगी, लेकिन प्राइस ऑफ बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस ऑफ बॉन्ड अगर ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये पहली चीज हो गई, ये पहली चीज हमने देख ली कि इंटरेस्ट रेट एंड एमएसडी का क्या रिलेशनशिप है। इनवर्स, ओह सॉरी, इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस ऑफ बॉन्ड का क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। फिर हम देखते हैं कि अच्छा, प्राइस ऑफ बॉन्ड तो हमने देख लिया क्या होता है, प्राइस ऑफ बॉन्ड और एमएसडी का रिलेशनशिप क्या है। अगेन, हम इंटरेस्ट रेट और एमएसडी पे नहीं आए, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट और एमएसडी के रिलेशनशिप को देखने के लिए प्राइस ऑफ बॉन्ड बीच में आना जरूरी है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन मोटिव का रिलेशनशिप प्राइस ऑफ बॉन्ड से पता मिलता है आपको, ठीक है। कि हमने ये देख लिया, ये रिलेशनशिप इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ बॉन्ड का रिलेशनशिप नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है, ठीक है। अब देख रहे हैं प्राइस ऑफ बॉन्ड्स और मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन मोटिव का रिलेशनशिप पॉजिटिव क्यों होगा। वो इसीलिए होगा बिकॉज याद रखो, जब कोई किसी चीज की प्राइस पीक पे जाती है, जब किसी एसेट की प्राइस पीक पे होती है, उसके करीब होती है, तो आपको लगता है उसकी प्राइस आगे गिरेगी, तो आप वो एसेट क्या करते हो? बेच देते हो, ठीक है। तो इसका मतलब, अगर बॉन्ड्स की प्राइस आज हाई है तो स्पेकुलेशन होगा कि बॉन्ड्स की प्राइस आगे नीचे जाएगी, इसीलिए आप सेल कर देंगे बॉन्ड्स को, सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगी। तो जब बॉन्ड को बेचते हो तो क्या चीज लेना चाह रहे हो? मनी। मनी की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। तो प्राइस ऑफ बॉन्ड ज्यादा, मनी डिमांड ज्यादा, पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो, ठीक है, ठहरो यार, को बचा है 1 मिनट, महीने। अच्छा, अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड लो हो, प्राइस ऑफ बॉन्ड कम है, प्राइस ऑफ बॉन्ड कम है, इसका मतलब स्पेकुलेशन क्या होगी कि प्राइस ऑफ बॉन्ड आगे जाकर बढ़ेगी, ठीक है। तो जब लोग एक्सपेक्ट करें प्राइस ऑफ बॉन्ड आगे बढ़ेगी, तो लोग आज क्या करेंगे? बॉन्ड खरीदेंगे, डिमांड फॉर बॉन्ड बढ़ गई।
जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड और मनी सब्स्टिट्यूट्स है, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ी है, मनी की डिमांड क्या होगी? कम। तो क्या रिलेशनशिप हुआ एमएसडी और प्राइस ऑफ बॉन्ड में? पॉजिटिव। कि प्राइस ऑफ बॉन्ड कम तो एमएसडी कम, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हमने फाइनली देखना है इंटरेस्ट रेट और एमएसडी का क्या रिलेशनशिप है। तो इंटरेस्ट रेट और एमएसडी का क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। क्यों? क्योंकि जब प्राइस ऑफ बॉन्ड लो होगी मतलब इंटरेस्ट रेट हाई होगा। ठीक है, ये मैंने यहां लिखा हुआ। जब प्राइस ऑफ बॉन्ड लो होगी इंटरेस्ट रेट हाई होगा। इंटरेस्ट रेट हाई है और प्राइस ऑफ बॉन्ड लो है, लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ बॉन्ड आगे बढ़ेगी, तो लोग आज बॉन्ड खरीदेंगे। ठीक है, बॉन्ड जब लोग खरीदेंगे तो मनी क्या करेंगे? कम। मनी डिमांड क्या होगी? कम। तो मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन मोटिव कम होगी। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट और एमएसडी का क्या रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर, चलो, ला हाँ चलो यहां लिखा हो, लेकिन अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड आज हाई है मतलब इंटरेस्ट रेट लो होगा। तो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ बॉन्ड आगे क्या होगी? लो। इसका मतलब लोग आज बॉन्ड बेचेंगे, सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ गई, तो बॉन्ड के बदले में क्या लोग लेना चाह रहे हैं? मनी। मनी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट और एमएसडी में क्या रिलेशनशिप हो? अगेन नेगेटिव। तो देयरफॉर जो एमएसडी का कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? अब वो वर्टिकल नहीं बनेगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये एमएसडी का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, जिसकी वजह से जब हमने मनी डिमांड निकालनी हो, मनी डिमांड कर्व निकालना हो, क्योंकि ये सारा पढ़ क्यों रहे हैं? मनी डिमांड निकालने के लिए ना। तो अब तीन मोटिव्स ऑफ मनी डिमांड हमने देख लिए, तीनों के कर्व्स देख लिए, अब मनी डिमांड का कर्व निकालना है। तो मनी डिमांड का कर्व कैसे बनेगा? जो एमएसडी है ना, बिल्कुल उससे पैरेलल मनी डिमांड बनेगी। ये मनी डिमांड इज व्हाट? एमटीडी प्लस एमपीडी प्लस एमएसडी, ये तीनों ऐड करते हैं तो आपकी मनी डिमांड एमडी बनती है। पैरेलल क्यों है जी? एमएसडी के पैरेलल एमडी क्यों है? बिकॉज एमटीडी और एमपीडी कांस्टेंट होते हैं ना। जब ये कांस्टेंट है तो इनका जो गैप है एमएसडी का एमडी से, वो गैप क्या होगा? थ्रू आउट कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब एमडी जो है बिल्कुल पैरेलल होती है एमएसडी से। ठीक है, जब पुराने पेपर पैटर्न्स के अंदर बच्चों 2023 से पहले पेपर 4 का पैटर्न होता था, या तो पेपर या जो सवाल होते थे पूरा पूरा 25 नंबर का सवाल आता था एक। ठीक है, वो 2 से 3 सवाल इस तरह के होते थे, या कुछ सवाल होते थे जो होते थे 12 और 13 नंबर के, पार्ट ए पार्ट बी, टोटल 25। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते थे बच्चों, बहुत सारे ऐसे पास पेपर्स होंगे जिसमें 12 नंबर के ऊपर सवाल आता था मनी डिमांड के मोटिव्स का। ठीक है, कि जी एनालाइज व्हाई पीपल वांट टू होल्ड मनी, या एनालाइज व्हाई पीपल डिमांड मनी, 12 नंबर का सवाल होता था। अब 20 नंबर का जो सवाल है ना, वो सिर्फ इस पे नहीं आ सकता, एनालाइज व्हाई पीपल वांट टू होल्ड मनी। लेकिन मतलब इनडायरेक्टली आपको मनी डिमांड समझानी पड़ सकती है, मे बी रिलेटेड टू समथिंग एल्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाय द वे, जब ये 12 नंबर का सवाल आता था, मार्किंग स्कीम में होता था कि 3 नंबर होते थे एमटीडी के, 3 नंबर होते थे एमपीडी के, बाकी कितने रह गए? 6 नंबर। 6 नंबर होते थे एमएसडी के, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो ये है जी आपका मनी डिमांड का पूरा कर्व, और मनी डिमांड लोग क्यों करते हैं। और फाइनली अब हम आते हैं जिसके लिए हमने ये सारा मुसीबत पड़ी है, कि इंटरेस्ट रेट, बैंकिंग सिस्टम का इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होता है। बच्चों, बैंकिंग सिस्टम का इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है जहां मनी सप्लाई और मनी डिमांड इक्वल होते हैं। जहां ये इक्वल है वहां पे एक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बैंकिंग सिस्टम का सेट हो गया। वहां पे जो अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर है वो डिटरमिन होगी। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ मनी तो मनी सप्लाई डिटरमिन करती है, लेकिन मतलब क्योंकि वो वर्टिकल होती है, बट हाँ एक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होता है जहां मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्वल हो। ठीक है, फिर मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड आर इक्वल, ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है। तो फिर अगला सवाल, सर क्या इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब चेंज होगा? जब मनी सप्लाई या मनी डिमांड में से कोई चीज शिफ्ट हो। ठीक है, मनी डिमांड मनी सप्लाई के शिफ्ट के मैंने आपको वो 6 फैक्टर्स बताए हैं। मनी डिमांड के फैक्टर्स कौन से हैं? जो
मनी डिमांड के मोटिव्स को चेंज करते हैं। जिस तरह एमटीडी का मोटिव मैंने आपको एमटीडी के शिफ्ट का फैक्टर कराया था, इनकम, इंटरवल्स ऑफ इनकम, इन्फ्लेशन। एमपीडी का भी कराया था, पेसिमिज्म, इनकम, इन्फ्लेशन। एमएसडी का मैंने सच नहीं कराया, लेकिन एमएसडी का भी हो सकता है। अगेन इसका ताल्लुक जो है वो हो सकता है इकोनॉमी जो है वो उनकी अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेव कितनी है, बेसिकली कितना लोग जो है ना सेविंग के ऊपर ज्यादा ज्यादा उनका रुझान है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो वो एमएसडी को भी शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, सो हमने फैक्टर्स की है जो उनको शिफ्ट करें। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए तो इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अपने एग्जाम के अंदर ये आपने ऐसे सेट नहीं लिखना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जी जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी इंटरेस्ट रेट कम होगा। भाई पूरी चेन ऑफ एनालिसिस चाहिए। तो वो चेन ऑफ एनालिसिस किससे होगी, बॉन्ड से। कैसे? जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है बच्चों, इसका मतलब इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, सरप्लस ऑफ कैश हो जाता है। मनी सप्लाई ज्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, कैश ज्यादा हो गया। वो एक्स्ट्रा कैश जब है तो वो लोग क्या करेंगे, स्पेंडिंग तो करेंगे ही गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा कैश को किस एसेट में लगाएंगे। तो दूसरा एसेट हमारे पास क्या है, बॉन्ड। ठीक है, पैसा एक्स्ट्रा हो गया तो आप क्या करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी। जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है तो बॉन्ड की प्राइस क्या होती है, ज्यादा। बॉन्ड की प्राइस ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप, कम, इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। सो मनी सप्लाई ज्यादा होने से इंटरेस्ट रेट क्यों गिरता है, ये पूरी चेन है। पैसा ज्यादा, लोग बॉन्ड में स्पेंडिंग करेंगे, प्राइस ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। लेकिन अगर मनी डिमांड ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर मनी डिमांड ज्यादा होगी, ले आए लेकिन बहुत छोटा है। साथ अभी मैंने प्रिंट आउट लिए, मेरा बच्चा जो तूने, अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। खैर ये मैं जरा कंप्लीट करा दूं ना। अभी मैंने प्रिंट आउट करवाए हैं। ये क्योंकि उसने गलत पेपर इस्तेमाल किया। ये जो पेपर होता है ना, जो बिल्कुल ये जो ग्लॉसी पेपर होता है ना, ग्लॉसी पेपर के पीछे भी ग्लॉसी होती है। मतलब बिल्कुल वो ये अब ये रफ है। लेकिन वो मैं ये कहीं और से करवा दूंगा। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि ये क्या है। तो यहाँ पे इस पे दूसरे पेपर पे, हाँ दूसरे पेपर पे तो बिल्कुल वो हो रहा है। चलो ठीक है, मैं इसका जरा को हल निकालता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू साद। चल मैं थोड़ी देर में तुझे दिखाता हूँ। अच्छा ये बाकी बच्चे भी जरा देखें साद और मैं कितनी मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। खैर मेहनत तो अपने लिए मैं कर रहा हूँ, अपने आखिरत के लिए, बट या दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। खैर मनी डिमांड क्या होती है जी। मनी डिमांड जब इंक्रीज हो तो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ गया, आप देख रहे हो मनी डिमांड बढ़ने से इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ता है। क्योंकि जब मनी डिमांड ज्यादा होती है तो इसका मतलब है इकोनॉमी के अंदर कैश ज्यादा होगा या कम होगा। कम हो गया ना, मनी डिमांड ज्यादा होती है। जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, शॉर्टेज हो जाती है ना। तो मनी डिमांड ज्यादा होगी या इकोनॉमी में शॉर्टेज हो गई है कैश की। तो जब इकोनॉमी में शॉर्टेज हो गई है तो लोग बॉन्ड क्या करेंगे, बेचेंगे ना, क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो बॉन्ड क्या होगा, सेल। सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ गई, बॉन्ड की सप्लाई बढ़ती है, प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होगी, कम। प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो गई तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, समझ आई। सो मनी डिमांड बढ़ने से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्यों। क्योंकि शॉर्टेज होगी कैश की, लोग बॉन्ड बेचेंगे, बॉन्ड बेचने से प्राइस कम होती है बॉन्ड की, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ये है पूरी चेन। ये लिख देना कि जी मनी डिमांड ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। ये काफी नहीं है, पूरी चेन बताना लाजमी है। ठीक है, और अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, लेट्स सी अभी आज करते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह कोई नहीं, ट्यूसडे की क्लास में कर लेंगे। जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी जब मैं करवाऊंगा ना, मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कि जब मैं तुम लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी में ये वाला ग्राफ समझाऊंगा कि मनी सप्लाई जब ज्यादा होती है तो क्या होता है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कहेंगे मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, पूरी चेन बनाएंगे। और ये एसएस में आती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये मैं तुम लोगों के लिए भी करूंगा। ठहरो, कोई बचा है, इतनी देर बाद कौन बचा है, मायरा, वाह जी क्या बात है, अभी उठी होगी। अच्छा जी, यार इतने ये टेक ये चैट में इतने अच्छा नहीं। चैट है इजी, अच्छा। अच्छा इजी सा, ठहर ठहर साथ में तुझे वो भी दिखाते हैं, लेकिन बाद में। अब जरा
एक आखिरी चीज इस चैप्टर से रिलेटेड कराऊं, ये बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे ना, मॉनेटरी पॉलिसी की वन ऑफ द लिमिटेशंस इज लिक्विडिटी ट्रैप। अगले चैप्टर में पढ़ने लगे मॉनेटरी पॉलिसी। वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज लिक्विडिटी ट्रैप। द क्वेश्चन इज व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप। बच्चों, मैंने तुम लोगों को अभी बताया, जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा होने से लोग बॉन्ड में ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं, बॉन्ड की प्राइस ज्यादा होती है, इंटरेस्ट रेट गिर जाता है। बट व्हाट इफ मनी सप्लाई ज्यादा होने से इंटरेस्ट रेट गिरे ही ना? कभी ऐसा हो सकता है जी, कभी कभी ऐसा हो सकता है। जब मनी सप्लाई ज्यादा होने से इंटरेस्ट रेट ना गिरे, मनी डिमांड जो है ना परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है जब इंटरेस्ट रेट बहुत लो होते हैं इकोनॉमी के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता बना। सो जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली लो होते हैं, एक्सेप्ट फॉर अगर बैंकिंग सिस्टम में इंटरेस्ट रेट पहले ही बहुत लो है, 1%, 2%, 0.5%। बैंकिंग सिस्टम में बहुत थोड़े इंटरेस्ट रेट है और सेंट्रल बैंक पैसा और छाप देती है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट नहीं गिरेंगे और इकोनॉमी कैश के ट्रैप में फंस जाएगी। कैसे? अब गौर से सुनना, ये मैंने पूरी यहां पे चेन बनाई है, यहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ठीक है? अब गौर से सुनना। जैसे मैंने कहा, मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग एक्स्ट्रा पैसे को बॉन्ड्स में खर्च करते हैं, जिससे बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? जब इंटरेस्ट रेट पहले ही बहुत लो है, तो बहुत लो इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है बच्चों? कि प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या है? ऑलरेडी हाई है। जब प्राइस ऑफ बॉन्ड हाई होती है तो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होगी? फॉल। इसीलिए लोग क्या करते हैं? बॉन्ड बेचते हैं। प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल बैंक ने पैसा ज्यादा छाप दी है, मनी सप्लाई ज्यादा कर दी है, तो लोगों के पास पहले ही कैश ज्यादा आ गया है। कैश ज्यादा आ गया है तो लोग क्या करना चाहते हैं? बॉन्ड में स्पेंडिंग करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? बॉन्ड की प्राइस पहले ही बहुत ज्यादा है। जब बॉन्ड की प्राइस पहले ही बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? कि लोग एक्सपेक्ट करें बॉन्ड की प्राइस गिरेगी तो बॉन्ड में खर्च करने से नुकसान होगा। ठीक है? तो फिर बॉन्ड को बेचना चाहिए, लेकिन बॉन्ड बेच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उससे कैश ही आएगा ना। जब बॉन्ड बेचेंगे तो पैसा आएगा। पैसा पहले ही बहुत ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने पैसा छाप दी है। ठीक है? फिर राइट, सेंट्रल बैंक ने पैसा छाप दी है तो सॉरी, तो जब सेंट्रल बैंक ने पैसा छाप दी है, आप बॉन्ड में भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, की हो रही है। हाँ, तो अब बॉन्ड में भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, बॉन्ड बेच पा रहे हो क्योंकि पैसा पहले ही बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? आप कैश के ट्रैप में फंस जाओगे। आपके पास कोई तरीका नहीं है उस कैश को किसी एसेट में डाल देने का, क्योंकि वो जो एसेट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पहले ही बहुत महंगा है, उसने अब सस्ता ही होना है, तो उसमें वो पैसा आप नहीं डाल सकते। तो फिर क्या होगा? अच्छा सर, फिर ये होगा कि आप गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करेंगे, वही तो होगा। आप गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना आपका आउटपुट है उससे ज्यादा खर्चा करेंगे, उससे क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी। लिक्विडिटी ट्रैप का सबसे बड़ा मसला डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। जब इकोनॉमी में पैसा इतना छाप दी है सेंट्रल बैंक ने और वो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स पहले ही बहुत लो है, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड बहुत ज्यादा है, तो बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो लोग वो एक्स्ट्रा कैश के ट्रैप में फंस गए हैं। उसको क्या करेंगे? उड़ाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का जितना आउटपुट है उससे ज्यादा पैसा है, तो प्राइसेस क्या होंगी? इंक्रीज, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ज्यादा होती जाएगी। ये है जी लिक्विडिटी ट्रैप, और ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम या लिमिटेशन बन सकती है। तो खैर अगले चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है, एक दफा आई वांट ये चेन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप आप पढ़ें, फिर अब मैं आपके पास आऊंगा बिकॉज अभी तक आई हैवंट कम टू यू गाइस टू आस्क वेदर यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव डन। तो एक ही दफा आपके पास आता हूं, जस्ट रीड थ्रू दिस फर्स्ट एंड देन आई कम टू यू गाइस इंशाल्लाह।
ऐसे कर रहा हूँ, सॉरी उल्टा ही हो गया। ऐसे कर रहा हूँ ताकि ज्यादा बेहतर नजर आए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है। भाई अगर सेंट्रल बैंक को पता है इंटरेस्ट रेट्स पहले ही कम है, तो वाई प्रिंट मोर मनी, वाई इंक्रीज मनी सप्लाई? बिकॉज दे वांट टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ना। ठीक है, दे वांट टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, दे एक्सपेक्ट कि ये, उनको ये तो नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट इससे ज्यादा गिरेंगे नहीं। एक वक्त आ जाता है जब इंटरेस्ट रेट जो है ना वो स्टिकी हो जाते हैं, स्टिकी मतलब इनफ्लेक्सिबल, और नीचे नहीं जा सकते। तो सेंट्रल बैंक को अब ये नहीं पता होता ना कि वो कौन सा वक्त है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग जो फिर वो ट्रायल एंड एरर से होता है, राइट? तो दे बेसिकली वांट कि जी इकोनॉमी को और स्टिमुलेट करें, इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएं, जीडीपी और बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट करें। लेकिन अगेन वो इंटरेस्ट रेट स्टिकी हो गई और नीचे जा ही नहीं रही। ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही। ठीक है, तो वो बेसिकली लोग खर्चों पे लगा देंगे, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, बेसिकली इंपोर्ट बढ़ जाएगी, ये भी हो सकता है। लोग पैसा, एक्स्ट्रा पैसा आ गया ना, इंपोर्ट बढ़ा दें, करंट अकाउंट भी खराब हो सकता है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, ये मैंने अभी एक्चुअली सोचा है कि दिस कैन कॉज द करंट अकाउंट टू फॉल एज वेल। ठीक है, पैसा ज्यादा हो गया, इंपोर्ट पे खर्च करेंगे, ये पाकिस्तान में यही तो होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली होगी, बट एट द सेम टाइम करंट अकाउंट में ऑल्सो फॉल इनटू डेफिसिट। ठीक है, सो आई होप ये पढ़ लिया बच्चों। नाउ लेट मी कम टू यू गाइस। बच्चों समझ आइए जो मैंने आज करवाया है। अगर समझ आई है जरा थम्स अप कर दें, और अगर नहीं आई प्लीज चैट बॉक्स को इस्तेमाल करके आस्क मी क्वेश्चंस। और प्लीज जाना नहीं है, क्योंकि एक तो मैंने तुम लोगों से सबसे एक चीज पूछनी है। तो अभी प्लीज क्लास छोड़ के ना जाना, और दूसरा अटेंडेंस भी लेनी है। बच्चों हाँ, समझ आई है? मुझे सिर्फ एक थम्स अप मिला है जैनब की तरफ से। एवरीवन एल्स सो रहे हो? अब्दुल्ला आतिफ का सवाल है। ठीक है, अब्दुल्ला आतिफ मैं आता हूँ। अच्छा नहीं, अब्दुल्ला आतिफ ये थम्स अप कर रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, एनी एग्जाम्पल ऑफ री, इसलिए थे बिकॉज पाकिस्तानी इन्फ्लेशन को कम करना था। बट हो सकते हैं, मतलब ये किसी मुल्क में भी हो सकते हैं। वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में तो बड़े रिसेंटली हुए हैं, और उनमें इतना ज्यादा हुआ, लिक्विडिटी ट्रैप, इतना ज्यादा कैश के अंदर फंस गए थे कि वो हाइपर इन्फ्लेशन होगी। ठीक है, बट ये हो सकता है, किसी भी मुल्क में भी हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, नो डाउट। यूरोप में हो सकता है, मतलब यूरोपियन इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो। ठीक है, तो कई दफा वो लिक्विडिटी ट्रैप में फंसते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट्स आर लो, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स आर लो, सो लिक्विडिटी ट्रैप हो सकते हैं वहां पे भी। ठीक है, समझ आ गई आई होप। सब ये चार पांच बच्चों के थम्स अप आए थे, तो बच्चों आई होप समझ आ गई है भाई। अच्छा, नाउ भाई मैं इंशाल्लाह मैंने एक चीज सोची है रमजान से पहले जो है ना। ठहरो, कोई कोई क्वेश्चन है? नहीं, ओके। अच्छा, रमजान से पहले आई वांट के आई एम ट्राइंग टू अरेंज अ वर्कशॉप नमाज के ऊपर कि क्योंकि रमजान में कई बच्चे जो है ना वो नमाज के करीब जाते हैं। द प्रॉब्लम इज देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस जिसमें बच्चे नमाज या वजू गलत कर रहे होते हैं। ठीक है, और पता भी नहीं होता, बिकॉज सीखा नहीं है ये चीजें। अनफॉर्चुनेटली वो बस कारी साहब ने जो बचपन में सिखा दी। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट, इवन बड़ी उम्र तक मैं भी कुछ इस तरह की गलतियां करता होता था नमाज में, जो मतलब बड़े प्रॉब्लमेटिक थी। तो अल्लाह ताला सबको माफ करे, मतलब ये कि इग्नोरेंस में अल्लाह ताला माफ फरमा देते होते हैं, लेकिन ये कि वी शुड नो हाउ टू प्रे, राइट? सो उसके लिए मैं कुछ, वी आर बेसिकली प्रिपेयरिंग ए पैम्फलेट है। साथ में एक वर्कशॉप भी कोशिश करेंगे, मैं सतिया ने अगर इजाजत दे दी, लेकिन पैम्फलेट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें नमाज का तरीका, वजू का तरीका, और उसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है ना वो हम करा रहे हैं। अब मैं आपके सामने आई एम ओपनिंग द कैमरा। सो किधर से होएगा? कैमरा किधर से होता है? अच्छा, एक मिनट, ये मुझे स्क्रीन शेयरिंग खत्म करनी पड़ेगी। कैमरा खोलते हैं जी। सो अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नूरानी चेहरा आप देखें। अच्छा, अब ये उल्टा कैसे करते हैं भाई कैमरा? अच्छा, ऊपर है ये। अच्छा भाई, अब जरा गौर से देखो ये साद ने माशाल्लाह बड़ा बहुत जबरदस्त ये बनाया था ब्रोशर। मुझे बताओ साद, मुझे यही लग रहा है कि चीजें सही तरह नजर नहीं आ रही बिकॉज बहुत छोटा फॉन्ट है। ठीक है, अब नजर तो आ रही है, अगर मैं इस तरह करके देखूं थोड़ा ज्यादा करीब करके तो नजर आ रही है, बट वो इट्स बेसिकली इट्स बेसिकली क्या कहते हैं उसको, हार्ड वर्क, राइट? बाकी बच्चे जरा प्लीज मुझे इस पे ओपिनियन दें। डू यू बिलीव दैट देयर नीड्स टू बी एन इंक्रीज इन द फॉन्ट साइज ऑफ दिस? मैंने सबको म्यूटेड रखा हुआ है, सो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। एक मिनट ठहरे, किधर से होता है? होस्ट, टूल्स एंड अनम्यूट। अच्छा जी, अब बताओ, प्लीज अपना ओपिनियन दें मुझे, प्लीज, ये जरूरत है। डू यू बिलीव कि मुझे दोबारा इसको कराने की जरूरत है? बिकॉज सात बेचारे से आई डोंट थिंक उस ऐप पे जिसने किया है, जिस पे उसने किया है, आई डोंट थिंक ये सात के लिए पॉसिबल है। डू यू बिलीव कि मुझे इंक्रीज करने की जरूरत है या ये ठीक है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम थोड़ा सलाम। हाँ जनाब। फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और हेडिंग वगैरह जो है ना, लाइक उसको थोड़ा ब्रोशर काइंड ऑफ उस वे में करना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा मतलब छोटा भी लिखा हुआ है, और इतना ब्रोशर जो होता है वो थोड़ा एकदम से अट्रैक्टिव या समथिंग जो हाईलाइट हो, मेन चीज़ें बेसिकली जो पढ़ी जा सकें, तो ये हाईलाइट इतना। बेसिकली, हाँ, जो हेडिंग्स हैं हाईलाइट हो, और हाँ, जो वो है ना वो जरा बड़ा हो। एनीवन एल्स? जैनब ने बड़ी अच्छी मशवरे दिए हैं। एनीवन एल्स हु वांट्स टू दो अलग अलग शीट्स पर लिख ले? यार नहीं ना, यही तो मसला है फातिमा। आई वांट के एक ही पेज के ऊपर नमाज कितने बजे होती है? 12:15 होती है। एक मिनट है, 12:14 पे होती है, 12:15। अच्छा, फातिमा ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। प्रॉब्लम ये है कि वो अलग मैं शीट नहीं कराना चाह रहा, मैं एक ही शीट के ऊपर। बेसिकली ये ऐसे बनेगा, ये है पहला पेज और ये है दूसरा पेज। अब इसके ऊपर जो है ना, ये फॉन्ट अच्छा है, ये फॉन्ट बिल्कुल ठीक है। सो आई होप ये सबको नजर आ रहा है। और ये जब क्योंकि ये तो मैंने नॉर्मल जो पेपर होता है ना उस पे करवाया है, जब ये ग्लॉसी पेपर पे आएगा तो दिस विल बी इवन बेटर। प्रॉब्लम इस पेज की आ रही, जो फर्स्ट पेज है उस पे आ रही है। और वो जिस तरह फातिमा ने कहा है कि इसको दो पेजेस पे कर ले, फातिमा मसला ये दो पेजेस पे ऑलरेडी हुआ हुआ है, और मैं तीसरा पेज नहीं कराना चाह रहा बिकॉज ब्रोशर एक ही पेज का होना चाहिए, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। साद, इसके बारे में जरा सोच। और बाकी बचे, आई कैन ट्राई फाइंडिंग वे वर्क नाउ। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू डू। आई नो कि मैं तेरे से एक्स्ट्रा काम करा रहा हूँ, और फजूल में, मतलब फजूल नहीं है, मतलब इसके इंशाल्लाह तुझे सवाब बहुत मिलेगा। बट ये है कि आई एम श्योर कि तुमने पढ़ना भी होगा इफ यू हैव टाइम आज, क्योंकि कल भी तुमने काफी टाइम लगाया। तो बिकॉज मैं नहीं चाह रहा कि मैं, वैसे मैं ये भी कर सकता हूँ कि आई कैन गो टू